बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर द वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। मैं हूं आसिफ खान आपके साथ, और बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में, और इससे जुड़ी ये पहला सिलसिला है, पहली कड़ी है उस चेन की जो हम बिल्कुल वर्ल्ड कप के आखिर तक लेकर जाएंगे। मेरे साथ कौन है ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो बड़ी भारी भरकम शख्सियत है। उनकी टेस्ट क्रिकेट की अगर हिस्ट्री लिखी जाए तो इस ख़ानदान के बग़ैर मुकम्मल कोई करके बताए तो मैं मानूं। इतना बड़ा ख़ानदान है ये। हनीफ मोहम्मद से शुरू होते हैं और शहज़न मोहम्मद तक अभी तक गए हैं, और आगे मज़ीद तरक्की करेंगे, यकीनन करेंगे। हनीफ मोहम्मद साहब बहुत बड़ा नाम थे पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का, पाकिस्तान की कप्तानी का, पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स उन्होंने बहुत सारे अपने नाम लिए। अब तो आपकी स्क्रीन पे कट हो गया, कट कर दिया आपने प्रोड्यूसर साहब। पहले शोएब मोहम्मद साहब आपकी बात कर रहा था। बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? ठीक, मैं तो बताने वाला था बहुत कुछ आपके बारे में भी, लेकिन वो इंतज़ार नहीं हुआ। खैर, हनी मोहम्मद साहब, वज़ीर मोहम्मद साहब, रईस मोहम्मद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, फिर मुश्ताक मोहम्मद साहब, फिर शहज़र मोहम्मद साहब। तो ये तो आपका रहा ख़ानदान। आपने ख़ुद खेले 45 टेस्ट मैचेस और 63 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। आप इतने तेज़ नहीं खेलते थे, लेकिन टेक्निकली यू आर वेरी वेरी करेक्ट। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बैट्समैन है अभी, जिसने टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, उसको मैंने कहते सुना कि अगर ऑफ स्टम्प का गेंद छोड़ना हो तो शोएब मोहम्मद से सीखो। अच्छा, वाह। तो ये यूनुस खान के आपके बारे में अल्फाज हैं सर। अच्छा, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने ऐसा सोचा। नहीं, ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों यू आपको एक पिलर के तौर पे माना जाता है बैटिंग में? एज अगर आप खड़े थे तब भी, जब आप बैटिंग करते थे तब भी? आसिफ भाई, असल में नीड ऑफ द आवर उन दिनों इसी तरह की होती थी कि विकेट इंटैक्ट रहे, एक तरफ से ब्लॉक हो जाए और दूसरी तरफ से जो ज़्यादा हमारे जो फ्लुएंट जो शॉट डिस्प्ले करते थे वो अपने शॉट्स खेलते रहें। लेकिन अगर जब टीम एकदम गिरती है, जब दोनों एंड से विकेटें गिरती रहा करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा टेस्ट मैचेस के अंदर पाकिस्तान के जो टीम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अब से 10-15 साल पहले की बात करें तो उसके अंदर यही होता था कि एक एंड कोई ब्लॉक नहीं करने वाला प्लेयर होता था, दोनों एंड से विकेटें गिरा करती थी और स्कोर लो स्कोरिंग मैचेस। अब पहले 400 500 600 जो भी रन पाकिस्तान हम लोगों के टाइम के ऊपर भी अक्सर जो देखने में आते थे, वो चीज़ अब नहीं देखने में आती है। अगर जो 30-40 रन करके जो जो प्लेयर एक है वो 130-40 करते हुए नज़र नहीं आता। ही इज सेटिस्फाइड कंटेंट विद वॉट एवर द स्कोर ही हैज़ गॉट, मे इट बी 40-50-60 ऑड रन। उसके ऊपर सब बड़ी वाह भी होती है और लोग अप्रिशिएट करते हैं और बोर्ड भी खुश होता है, वो प्लेयर भी कंटेंट होता है कि अच्छा जी, ये परफॉर्मेंस इज़ गुड इनफ फॉर हिम टू टेक हिम ऑन फर्दर फॉर द नेक्स्ट 3-4-5 टेस्ट मैचेस। तो ये चीज़ आपके हार्ड वर्क से आती है। आपको यू गॉट टू ग्राइंड दोज क्वालिटीज़ इनटू अ बैट्समैन। फाइन आर्ट ऑफ बैटिंग के अंदर ये इतनी एसेंशियल चीज़ है कि दुनिया के जितने भी प्लेयर आप देखें, अगर उनके परफॉर्मेंसेज हैं तो दे हैव ऑक्यूपाइड द क्रीज फॉर लॉन्गर। बिल्कुल, जब ही जाके ये परफॉर्मेंसेज आती हैं। क्विक फायर 40 ऑड रन करने वाले बेतहाशा प्लेयर आपको नज़र आएंगे, लेकिन जो अपनी टीम को स्टेबिलिटी दे, आखिर तक रहे, आउट एक एंड से बिल्कुल ही विकेट ना गिरती हुई हो, तो उस टीम का डेफिनेटली स्कोर ज़्यादा बेटर होगा बनिस्बत दोनों एंड से जब विकेटें गिरती हैं। तो खैर वी विल टॉक थिंग्स चलिए ओवर। आखिरी बात ये बता दें, शेजर ने भी डबल 100 की है, आपने भी की थी, हनीफ साहब ने भी की थी। ये कोई रिकॉर्ड है? जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी, पाकिस्तान का नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो फिर पाकिस्तान का तो नहीं हुआ, मतलब वर्ल्ड ओवर रिकॉर्ड है। मेरे मुंह से निकल गया हाँ। पाकिस्तान। हाँ। लेकिन बात यह है कि ये पहले एक दो मैच, कुछ मैचेस खेले हुए एक डॉलिवेरा फैमिली थी या है माशाल्लाह, तो उनके कुछ एक बैसिल डॉलिवेरा जो खेला करते थे, कैप्टन भी थे, इंग्लैंड की तरफ से भी खेले, वो उनकी एक फैमिली के कुछ 3 मेंबर्स ने ये चीज़ की थी। तो हमने उनको इक्वल किया, लेकिन हमारे उसके अंदर ये कि अगर स्कोर देखा जाए तो सबसे बड़ा स्कोर तो हनीफ मोहम्मद साहब का 499 है, फिर शहज़र का 265 है और मेरा शायद पता नहीं 208 है या 203 ऐसे कुछ है। तो बात यह है कि और उनका जो हाईएस्ट स्कोर जो रन गेटर है वो 230 ऑड या 40 के अंडर वो हाईएस्ट है, और फिर उसके 200। तो उस तरह से सरपास भी किया, लेकिन बेटर ऑन स्कोर कार्ड जो रन्स हैं
वो हमारे हैं, और स्टिल अगर दोनों स्टैंड करते हैं तो फिर उसमें भी हमारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो वुड बी ऑफ कोर्स इट हैड टॉपल द प्रीवियस वन। ये तो बड़ी बात है, पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड बनाया है इस ख़ानदान ने। हनीफ खान साहब, हनीफ मोहम्मद साहब की डबल सेंचुरी, फिर शोएब मोहम्मद साहब की डबल सेंचुरी, फिर इनके साहबजादे शहज़र मोहम्मद की डबल सेंचुरी। अब ज़रा वर्ल्ड कप की तरफ मैं थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ दूं कि वर्ल्ड कप में इस वक्त जो ग्रुप ए और बी के मैचेस हैं उसमें श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड्स और नामीबिया की टीम है ग्रुप ए में। ग्रुप बी में बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, पापा न्यू गिनी और ओमान की टीम है। इसके बाद जो मेन राउंड शुरू होगा उसमें जो टीम्स हैं वो उसमें ग्रुप 1 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ A1 एंड B2। उसके बाद ग्रुप 2 में जो सुपर 12 कहलाता है, ग्रुप 2 में इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफ़गानिस्तान A2 और B1। इसका मतलब ये है कि तमाम टीम्स होने के बावजूद 4 टीम्स आएंगी टॉप ग्रुप से, जो कि क्वालिफाइंग राउंड है। उसमें श्रीलंका भी हो सकती है, आयरलैंड भी हो सकती है, नीदरलैंड भी, नामीबिया भी, ओमान भी, पापा न्यू गिनी भी, स्कॉटलैंड भी और बांग्लादेश भी। बड़ा इस दफ़ा वर्ल्ड कप को थोड़ा सा फैलाया गया है, थोड़ा सा और ज़्यादा इसको मुतहर्रिक करने के लिए इलाकों वाइज बांटा गया। पहली मरतबा ओमान में मैचेस हो रहे हैं, अबू धाबी में तो पहले भी हुए हैं मुकाबले, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे मुकाबले वहाँ पहली मरतबा हो रहे हैं। और उसके बाद दुबई और शारजा भी टीमों का मुंह देखेंगे। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है, वो साथ साथ मैं देता जाऊंगा। फर्स्ट राउंड में अब तक के मुकाबले जो हुए हैं, एक एक मैच खेला है श्रीलंका ने, आयरलैंड ने, नीदरलैंड ने और नामीबिया ने, और एक मुकाबला जीता है। इस तरह से 2 टीम्स अनबीटन हैं और 2 टीम्स को शिकस्त हो चुकी है। इस तरह 2 मैचेस हुए हैं। दूसरा जो बी ग्रुप है उसमें 2 मुकाबले हुए हैं, और स्कॉटलैंड के और उसके अलावा ओमान के भी, और बांग्लादेश और पापा न्यू गिनी की बड़ी डिटेल है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको दूंगा सर, बहुत डिटेल है। बहुत ये मैचेस देख रहे हैं जो क्वालिफाइंग राउंड्स के हो रहे हैं, कुछ आपने ये आज हमने मुकाबला जी आज मैंने देखा अभी ये अब 2 आउट हो गए हैं नामीबिया के, लेकिन ग्रीन जो इससे पहले जो ओपनर आउट हुए वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे। वो और उनकी बार्ड की पार्टनरशिप जो है वो तकरीबन +40 ऑड रन के करीब की थी, और 5 ओवर के अंदर उन्होंने इतना स्कोर कर लिया हुआ था। लेकिन ये है कि ये नेचुरली ऐसी टीमें हैं कि कोई सरप्राइज़ पैकेज, जिस तरह बांग्लादेश को एक सरप्राइज़ वहाँ से मिला, तो ये चीज़ देखिए, क्रिकेट तो जिसके हाथ में बैट होता है ना, वो ही इज़ द किंग, वो रूल कर सकता है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स व्हाट क्वालिटी, व्हाट मेटल ही इज़ मेड ऑफ। अगर उसका माइंडसेट अच्छा है, टेक्निक अच्छी है, तो एनी बॉलर को वो डिसमेंटल कर सकता है, किसी किस्म की भी बॉलिंग अगेंस्ट आए। लेकिन उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलने के अगेंस्ट मिलता है यूजुअली आसिफ भाई, और इनको इतना मौका नहीं मिलता दुनिया की बड़ी टीमों। इसी वजह से शायद अब आईसीसी ने अब आगे जो टूर्नामेंट्स आएंगे वर्ल्ड कप के 2023 या इसके बाद के जो हैं, उसके अंदर ये दूसरी टीमों को भी उन्होंने मौका देंगे आगे आने के लिए। तो ये देखिए, गवर्निंग बॉडी है आईसीसी, until unless they put their foot down to make things happen for these countries where cricket is not all played in great numbers। तो बात यही है कि सीखने से आती है एक चीज़, घर बैठने से नहीं आती, किताबों पढ़ने से नहीं आती। यू गॉट टू बी राइट देयर और इनसाइड अ क्रिकेट ग्राउंड, और वहाँ आपको अच्छे जो माइंडसेट के जो लोग हैं वो चीज़ बताएं, समझाएं, सिखाएं, फिर जाके आपके अंदर, इसलिए कि इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बॉल गेम इन द वर्ल्ड। इसके अंदर इतनी इंट्रिकेसीज हैं, बॉल पिच ग्रीन है, ब्राउन है, बॉल की कंडीशन क्या है, बॉलर के हाथ में कुदरत ने क्या क्वालिटीज़ दी हुई हैं, मौसम बादल है, धूप है, मतलब बेतहाशा चीज़ें काउंट करती हैं। तो और तो उस तरह से मुश्किलात होती हैं क्रिकेट को अच्छा जी, सीखने में। इरास्मस आए हैं नए बैट्समैन नामीबिया के, 2 आउट हो चुके हैं 47 रन पर। जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था उस वक्त 35 रन पे कोई आउट नहीं था। कोई आउट नहीं। तो ये है गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, ये गैर यकीनी का खेल है। ये आउट होने का मंजर भी हम तो देख सकते हैं, आपकी नज़र से नहीं गुजरा। खैर ये अच्छे नज़र आए नामीबिया वाले। कुछ मुझे लग रहा है कि हार्ड हिटिंग है या शॉर्टर फॉर्मेट के ज़्यादा पेटेंट मुझे लग रहे हैं।
देखिए ज़्यादा तो अंदाज़ा यही हो रहा है इनके बैटिंग डिस्प्ले देखते हुए, ऑल्दो के पिचेस जो हैं अब जो इनको प्रोवाइड करी गई हैं वो ऑन द रीजनेबल गुड बैटिंग ट्रैक्स ही हैं। हल्की सी घास है, उसके ऊपर ड्राई पिच है, सरफेस है, तो इसका मतलब ट्रू वो है उसके अंदर। ये जिस पे बोल्ड भी आउट हुए अभी लास्ट जो बैट्समैन, वो बहुत ही स्लो उन्होंने फेंका था, वो स्वीप करने गए, उन्होंने मिस टाइम करा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह क्लब की अच्छी जो टीमें होती हैं उस तरह का स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक बैट्समैन आके चलो ईश्वर ये भाई, एक ब्रेक उन्होंने का ग्रेट शेक्स पैदा कर दिए हों। ज़रूर ज़रूर कुछ भी पैदा हो सकता है। श्रीलंका की टीम को, बांग्लादेश की टीम को शिकस्त हुई थी स्कॉटलैंड के हाथों, वो अभी तक हम नहीं भूले, हम भी नहीं भूले और ना ही बांग्लादेश की आवाम भूली है। वो याद कर रहे हैं शकीबुल हसन को। खैर उस पर भी आपसे बात करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई सी यू अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। 60 रन, 3 खिलाड़ी आउट। नामीबिया की टीम मुश्किलात से दो चार है और अब डेविड वीज़ा क्रीज पर आए हैं। डेविड वीज़ा को पाकिस्तानी शायकीन तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में नुमाया किरदार अदा कर चुके हैं। डेविड वीज़े दो ममालिक की तरफ से खेल चुके हैं, ये साउथ अफ्रीका और अब नामीबिया की तरफ से भी खेले। ये शोएब भाई, ये क्या होता है? अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी लड़के इधर उधर होते हैं। असल में एक तो एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी है एक चीज़। फिर ये ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में ना काफ़ी, अगर आप पीछे देखें तो ज़्यादातर ये फ्रेंच कॉलोनी और इस किस्म के लोग ज़्यादातर, इसलिए फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है। आप देखें इन कंट्रीज़ में फ्रेंच बोली जाती है, तो नेचुरली वहाँ से इंग्लैंड से भी बहुत से लोग, इंग्लिश कॉलोनी भी वहाँ डेफिनेटली होगी, और वहाँ इनको ये अपॉर्चुनिटीज़ जो इंग्लैंड वगैरह में या इन जगहों के ऊपर खेलते हुए आए होंगे, अच्छा खेल रहे होंगे, और इन जगहों पे जब एक कंट्री से आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रही हो तो वो फिर नेचुरली दे ऑप्ट फॉर इट, और वहाँ जाके कोई काम भी कर लेते हैं, और क्रिकेट भी जो उनका एक पैशन होता है। इसलिए क्रिकेटर की लाइफ जो होती है, अगर उसको क्रिकेट ना मिले तो वो बिल्कुल ही समझ लें कि कलर उसका जो है ना वो बिल्कुल कलर ऑफ हो जाता है उसकी लाइफ का बेसिकली। तो मतलब क्रिकेट इज़ सच अ थिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरह के लोग बहुत से जो अपनी अलग अलग कंट्रीज़ में जाके अपने आप को रजिस्टर या तो हुए हुए होते हैं, या फिर आप किसी के कांटेक्ट के थ्रू, आजकल तो एजेंट्स वगैरह भी काफ़ी, और इतनी बड़ी कंट्रीज़ बहुत सी अब इस तरह के वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म के ऊपर खेलते हुए उनको मौके मिल रहे हैं, तो नेचुरली आईसीसी उसको बैक भी कर रही। तो ऐसा नहीं है कि प्लेइंग कंट्री इतनी नहीं है लेकिन उनको पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए पैसे तो आईसीसी भी आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान को भी देता है। तो ये चीज़ें सारी मैं गया माल्टा लेट 80s में, तो वहाँ पता चला, उनको पता चला कि मैं आया हुआ हूँ, तो वहाँ ब्रिटिश कॉलोनी का एक क्रिकेट ग्राउंड था मैटिंग विकेट के ऊपर, और बड़ा उसमें कुछ सीनियर सिटीजन टाइप के भी कुछ लोग, और शौक, और बिल्कुल जैसे कोई प्रॉपर फर्स्ट क्लास मैच हो रहा हो, इतना शौक और पैशनेट और सारा। तो खैर अल्लाह शुक्र है, मेरे भी कोई इज्जत रह गई, 50 रन किए, मैच भी हमारी टीम जीत गई, और फिर उन्होंने दूसरे दिन भी मुझे इनवाइट करने की कोशिश की कि भाई आप आके खेलें हमारा सैटरडे संडे मैच। मैंने कहा नहीं, मैं बस 2-3 दिन के लिए तो आया हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है, इटली के साथ ही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह की जगहों के ऊपर बहुत लोगों का शौक़ होता है, और वो उस तरह से अपनी जो यंगस्टर्स हैं दूसरी कंट्रीज से भी आए हुए होते हैं। अब जैसे ओमान की टीम में देखें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो एफिलिएशन जो होती है, कनेक्शन, कॉन्टैक्ट्स, ये सारी चीज़ें भी हेल्प करती हैं, और फिर इस तरह से एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो क्रिकेट का है, और दुनिया की आंखों के सामने खेलने का भी मौका होता है। हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं वो भी बाहर गए थे, वो भी खेले, एक दूसरी टीम के साथ भी वो इंटरनेशनल मैच खेले हैं। आपको पता है ये बात? जी हाँ, बिल्कुल। आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया, और बल्कि आप खुद ही बता रहे थे अभी कि जैसे एक मोहम्मद वसीम वहाँ से खेले, और इसके अलावा अभी इस वक्त इसके ऊपर अच्छा एक वो है, क्विज़ है, क्वेरी है, तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि और कौन से प्लेयर्स ऐसा हुआ। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया से बहुत, जैसे गुल मोहम्मद साहब और इस तरह कुछ पुराने प्लेयर्स, एच कारदार साहब भी शायद,
इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इस तरह के कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे जो दो दो कंट्रीज से भी खेले हैं। तो इट्स नॉट ओनली द फर्स्ट टाइम मोहम्मद वसीम साहब हैड प्लेड फॉर सम अदर कंट्री, ये तो टेस्ट मैचेस फ्रॉम बोथ द कंट्रीज भी खेले। हाँ, वो तो पाकिस्तान की जो पहली टीम बनी थी उसमें बहुत सारे थे। जी जी, उसमें काफ़ी थे। फिर उसके खान बाद मोहम्मद खैर साहब थे, जी हाँ जी हाँ। बहुत सारे फिर लोग वो थे। एक कंट्री का पैशन आ गया, जब उस वक्त तो कंट्री नई थी ना, फिर एक दफ़ा जब आपकी अपनी होम कंट्री आ गई एक एग्जिस्टेंस में, तो फिर जाहिर सी बात है कि नोबडी वांटेड टू लीव एंड प्ले फॉर सम अदर कंट्री। कि आप एक ये कि आप वो फ्लैग अपने शोल्डर के ऊपर कैरी करना चाहते हैं और वो उस तरह के, तो वो लेकिन ये कि वो टाइम्स वर सच कि इस तरह से करने का मौका मिला और कुछ प्लेयरों ने ये करके भी दिखाया। अच्छा शोएब भाई, आप इतनी पैशन से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम के लिए भी आपने किया है काम, ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्टर भी रहे हैं, या आप फील्डिंग कोच भी रहे हैं, आपको क्या बुलाते नहीं या आप खुद से बगैर बुलाए जाते नहीं? अच्छी डिबेट है। इसके ऊपर बिल्कुल छोटा करके मैं बताता हूँ। बेसिकली बात ये कि मैं खुद देखें, गिनती के प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, गिनती के लोग हैं जिसके अंदर हु हैड बीन हाईलाइटेड अमंग द रेस्ट ऑफ द बंच, ठीक है ना। उसके अंदर आपकी क्वालिटीज अगर बोर्ड को ही अगर वो आए उसके ऊपर नहीं डालनी या उनको नहीं पता, तो दैट मीन्स दे आर मिसफिट फॉर द जॉब। इसलिए कि आपकी अपनी कंट्री के उन गोल्डन प्लेयर्स के ऊपर आपकी तो नज़र होनी ही चाहिए। और मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किस प्लेयर की क्या क्वालिटीज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए। कि आप मुझे ये जावेद मियांदाद साहब यूं करके आगे अपने आप को प्रेजेंट करें कि हाँ जी मैंने ये किया है और मैं इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो उनसे तो आप डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं ना कि आप इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ नेम एज बिग एज योर्स एंड येट वी वांट टू नो योर कंसेंट। आप आना चाहते हैं तो वी कैन सेंड यू सम लेटर्स या इस तरह की बात। इसलिए कि बाहर मुल्क में सिस्टम और है, पाकिस्तान का सिस्टम और है। तो लेकिन जो बात आपने जो की, मैंने वाकई ऐसा नहीं किया। जब भी मुझे पाकिस्तान ने बुलाया उसके एक कोर रीज़न था, और वो ये था कि जब सिलेक्शन, मैं 3 दफ़ा सिलेक्शन कमेटी में भी रहा। 2009 का जो वर्ल्ड कप की जो सिलेक्शन कमेटी अबू धाबी में टीम बनी थी, उसमें मैं वाहिद सिलेक्टर था जो वहाँ मैं प्रेजेंट था व्हेन द टीम वाज बीइंग मेड अलॉन्ग विद यूनुस खान। और फिर वहाँ अब्दुल कादिर साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो 10 दिन पहले रिज़ाइन कर गए थे। सलीम जाफ़र जो दूसरे सेलेक्टर थे, उनको फैमिली को इशू था तो वो नहीं जा सके थे। तो अलॉन्ग विद यूनुस खान वो सारा वो टीम बनी, टीम जीत गई। उसके एक हफ्ते के बाद जब टीम आई, पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती कि वो सिलेक्शन कमेटी डिज़ोल्व कर दी और उसके बाद नेचुरली सलीम जाफ़र को उन्होंने चीफ सेलेक्टर बना दिया और मुझे हटा कमेटी को दिया। कुछ नहीं मिला, सॉरी, उस सिलेक्शन कमेटी को कुछ नहीं दिया गया? नहीं नहीं, देना तो बहुत दूर की बात है। एक दिया ना स्टैंप ऑफ नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त आपको याद कराऊंगा, उससे पहले का जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसको वर्ल्ड T20 कप उस वक्त कहा जाता था, हाँ, उस वक्त सलाउद्दीन सल्लू साहब ने टीम बनाई थी। अच्छा, ठीक है, वो टीम आ गई। उस सिलेक्शन कमेटी को खैर कुछ दिया तो नहीं गया, लेकिन कम से कम एक तकरीब में बुलाया ज़रूर गया था। यहीं कराची के एक होटल में तकरीब अच्छा, हुई थी। तो बहुत लंबा उसमें किस्सा हुआ था, लेकिन कम से कम सिलेक्शन कमेटी को पूछा तो गया था उस वक्त। नहीं नहीं, इनवाइट भी नहीं किया। नॉट अ सिंगल नोट ऑफ अप्रिसिएशन वाज इवन सेंट। अरे बट ये तो मैं बहुत से तो लोगों को तो बचपन से ये देखते हुए आ नहीं, रहा हूँ, तो इसलिए आई एम नॉट लीस्ट बॉदर्ड अबाउट सच थिंग्स। मुझे तो पता है शोएब भाई, आपको बुलाने का मकसद भी हमारा दरपर्दा यही, ये भी वन ऑफ द रीजन था अच्छा, कि एक ऐसा आदमी जिसने वर्ल्ड कप की उस टीम को बनाया जो जीती थी 2009 में, यही वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है, जी हाँ, उसके एग्जैक्टली। रुकन आप थे। आपने आज कह भी दिया मुंह से, तो आपको बुलाने का एक मकसद ये भी था और एक ये भी था कि बताएं तो सही इस क्रिकेट बोर्ड को कि कम से कम पूछो तो सही इनको। हाँ, तो फिर वो जो आपने पूछा था कि आप खुद उनको नहीं बोलते, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर 10 में से 9 दफ़ा तो ऐसा मैंने नहीं किया। इवन जब तीनों दफ़ा जब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि जब सिलेक्शन कमेटी में बहुत ज़्यादा नाम प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी का ख़राब होता था, एंड दे वांटेड अ क्लीन नेम कि जिसका कोई न्यूट्रल नाम हो, कोई किसी की तरफ इंक्लाइन ना हो कि उसको फेवर करता है या
पंजाब को फेवर कर रहा है या कराची के लोगों को फेवर कर रहा है या सम अदर सिटी अराउंड पाकिस्तान को फेवर कर रहा है। तो उनमें जब ऐसी पोजीशन जब भी पाकिस्तान के उसमें इशू में आई, जब तौकीर जिया साहब ने भी उन्होंने इसी वजह से नाम सेलेक्ट किया, फिर 2009 में भी, और इवन सेम हैपेंड बैक इन 2014 और 15 जब वर्ल्ड कप यहाँ से जब टीम जा रही थी वहाँ ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर्स के मैच के लिए, तो आई वॉज अ सेलेक्टर, लेकिन फिर वहाँ कोई एक मोइन के साथ छोटा सा कोई इशू हो गया था तो वो फिर डिसॉल्व हो गई थी। छोटा सा इशू था अभी के लिए छोटा। तो वो बात ये है कि इस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान बोर्ड के साथ उससे पहले मैं अंडर 19 और अंडर 17 वगैरह जो सलमान बट वगैरह, अजहर अली, वहाब रियाज, अनवर अली और इस किस्म के ये सारे प्लेयर्स के साथ मैं हेड कोच भी बन के इनके साथ जाता रहा हूँ। बांग्लादेश गए, मलेशिया भी गए थे हम लोग। तो इसके लेकिन ये कि अब इंसान क्या बोले कि भाई ये सारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर इफ़ दे कैन मैच द रिकॉर्ड व्हाट अल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक हैड गिवन टू मी, तो वो मुझे बता दें कि अगर इस तरह के इतने हैं किसी एक पाकिस्तानी के पास, तो नहीं मिलेंगे आपको, ढूंढने से भी नहीं मोहम्मद मिलेंगे। साहब के रिकॉर्ड जो है ना लेकिन वो बहुत हैं। इंसान क्या बोले अभी बताऊं, अभी नहीं, प्रोग्राम का वक्त नहीं है। हाँ, एक एक प्रोग्राम में दो दो तीन तीन रिकॉर्ड में जमा करता रहूँगा, शोएब मोहम्मद साहब के आपके सामने रखता रहूँगा। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जो न्यूज़ वन की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है इस वक्त। तो शोएब भाई, अब तो रमीज़ राजा साहब आ गए हैं, जी हाँ। तो अब उम्मीद है उन्होंने 58-57 टेस्ट मैच भी खेले हैं। नहीं आपसे आपको ना बुलाएं, वो मतलब नहीं, नहीं, आपको बुलाना नहीं, एक अलग मैं बात है, आपको लेकिन बताता हूं। ओवरऑल क्रिकेट की बेहतरी की उम्मीद। इसमें कोई शक नहीं कि एनी डे वो इन तमाम जितने प्रीवियस जिस तरह ये वसीम खान साहब मुंह उठा के आ गए, ना कोई क्रिकेट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस 50-60 वहाँ इंग्लैंड में रहने का ये मतलब होता है कि क्या सीन निकल आते क्या होता है कि बाहर वहाँ उनके कुछ ज़्यादा उनको आता है, उनका बैट पकड़ने का तरीका क्या यूं है या यूं है या यहाँ से उठाते क्या करते, ये सारी सब देखें, इट्स अ मैटर बॉल हिटिंग द बैट। जो जितने अच्छा आपको वो जो परफॉर्मेंस ऑन द डे आपकी टीम को उठा के लेके जाए, प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या पाकिस्तान में नहीं थे? आप मुझे यस या नो में बताएं। बहुत थे ना, कितने 10 विकेटें भी टेस्ट मैचेस में लोग लेते थे, 300 रन्स भी करते थे, डबल सेंचुरीज भी करते थे। दे हैड बीन विनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो। इनफैक्ट जो फर्स्ट पाकिस्तान टीम थी ऑन देयर वेरी फर्स्ट टूर्स दे हैड वन अ टेस्ट मैच। दैट शोज कि जो उनके साथ जो कोई सर्टिफाइड कोचेज उनके साथ होते थे नहीं होते थे, वो अपना खुद का और जो उनके साथ जो अटैच कुछ लोग होते थे who had dedicated their lifetime for cricket, वो उनको अच्छे जो प्लस पॉइंट्स हैं। आज का बोर्ड जो है वो इनकी ये जो सो कॉल्ड जो कोचेज हैं, चले यहाँ पे रोक लेता हूँ। हाँ, तफसील से आप बताइएगा। जी, आराम से पानी वानी पी लें आप आराम। जज्बात में आ गए शोएब मोहम्मद साहब। खैर, जज्बात की बात है, ही इज़ अ जेन्युइन क्रिकेटर विथ 45 टेस्ट मैचेस अंडर हिज बेल्ट। ये ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। नमीबिया वर्सेस इस वक्त मुकाबला चल रहा है। बहुत टफ मुकाबला इस वक्त हो रहा है। 54-50 रन अभी चाहिए 37 गेंदों पर शोएब भाई, लेकिन हमारा मुकाबला कुछ और था। पीसीबी के नए चेयरमैन रमीज़ हसन राजा से उम्मीदें तो हैं ना आपको? टेस्ट क्रिकेटर हैं तो वो बेहतर चलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि ही हैज़ बीन देयर डन दैट। शुरू से फ्रॉम ग्रास रूट लेवल से वो ऊपर आया है। अगर वो कोई गलती भी करता है तो मार्जिन ऑफ एरर का एज ए ह्यूमन बीइंग का तो समझ आता है, वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन जिन बंदों ने वो आके यहाँ रूल करते रहे हैं, यू नेम इट, पिछले जो मैनेजमेंट थी वो, उससे पीछे देखते चले जाएं, तो उन लोगों का तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड होता नहीं है। होता क्या है, जो ज़्यादातर जो लोग इस तरह के जब लोग आते हैं नॉन एंटिटी क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं, जिनका कोई ताल्लुक क्रिकेट से नहीं हुआ, जी कंपेयर हैं टीवी के, आके जी हेड बना दिया, इंग्लैंड से बुला के यहाँ की जो इंट्रिकेसीज हैं, जो मुश्किलात हैं शुरू के, उन लोगों का पता नहीं होता, कि उन लोगों को नहीं समझ आ सकती। उनको कौन फीड करता है? जो लेफ़्ट राइट एंड सेंटर, जो उनके जो
समझ लें कि स्पून फीडिंग करने वाले जितने वहाँ जो घूम रहे होते हैं, वो कहते हैं यार मुझे तो बस अब बंदे मिल गए, अब मुझे सारी क्रिकेट आ गई है, इन्होंने फीड कर दिया है, जब मुश्किलात होंगी तो मुझे ये लोग वहाँ से सर्वाइवल का मुझे इंजेक्शन देंगे और मुझे निकाल देंगे। रमीज के साथ ये नहीं हो सकता। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर कोई उसको कोई गलत फीड करेगा तो उसका अपना माइंडसेट उसमें काम करेगा और वो पाकिस्तान के लिए जो उसके माइंडसेट के हिसाब से जो भी चीज़ अच्छी होगी वो करने की कोशिश करेगा। तो उसके अंदर कभी कोई एरर भी हो सकता है कि इसलिए कि अगर लेफ्ट और राइट के अंदर टर्न करना है तो जाहिर सी बात है कभी गलती भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर मुझे बहुत उम्मीद है कि ही इज़ बेटरली प्लेस्ड देन रेस्ट ऑफ द हायर मैनेजमेंट। ठीक है, उनको टाइम देते हैं, अभी तो उनको आए हुए जी आई नो, माह हुए हैं, बिल्कुल 2 माह भी पूरे नहीं हुए उनको आए हुए अभी। बिल्कुल। अब बात करते हैं पाकिस्तान के मुकाबला जो होगा। पाकिस्तान का आज भी एक वार्म अप मैच है साउथ अफ्रीका से, लेकिन पिछला मुकाबला जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला, जी हाँ, वो कदरे बेहतर खेला। बिल्कुल। उसके अंदर इसलिए कि जिटरीनेस होती है। एक वर्ल्ड कप का जो पहला मैच होता है, मे इट बी प्रैक्टिस मैच, कि वहाँ उनको अपने जो नर्व्स को लूजन अप करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म, जब उसमें आप जब वॉक इन कर रहे होते हैं, उसमें होता ये है कि आसिफ भाई कि आप अगर फेल हो गए तो सारी चीज़ें जी फेल हो गए, प्रेशर आता ही आता है, चाहे वो क्लब क्रिकेट का मैच हो, चाहे फर्स्ट क्लास या T20 का कोई मैच क्यों ना हो। कम स्कोर वुड ऑलवेज बी हैंगिंग ऑन टॉप ऑफ योर हेड until you come out of the shell and make a better performance in the next or the one after that. तो बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान के लिए भी वही पोजीशन थी वहाँ भी, लेकिन 2 चीज़ें हैं। एक, पाकिस्तान का एक सॉलिड प्लेयर के साथ उन्होंने ही अराउंड द वर्ल्ड शो किया है कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जबकि वेस्ट इंडीज़ के आप देखें उनके इतने नाम वाले प्लेयर हैं ही नहीं। तो लेकिन अगर वहाँ हार जाते तो प्रेशर पूरा पाकिस्तान पे आ जाता। तो अभी ये बहुत अच्छा साइन है कि पाकिस्तान जीत गया। चलो, ये अच्छा साइन है, पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान आगे भी जीतता रहेगा, ऐसे ही जीतेगा। और जो पाकिस्तान का मुकाबला बड़ा है भारत के साथ, खैर इतना बड़ा मुकाबला बहरहाल वो नहीं है, पहला मुकाबला है T20 वर्ल्ड कप का, इसलिए शायद हमें बड़ा लग रहा है। हमारी आवाम जिस तरह से देखती है शायद हमें बड़ा लग रहा है। लेकिन जीत जाएं तो बहुत अच्छा, हार जाएं तो कोई गम नहीं कीजिएगा, कोई गम की बात नहीं है। आगे फिर इंडिया से मुलाकात हो सकती है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, नहीं तो फाइनल में। तो ये था आज के प्रोग्राम से, बस इतना ही। मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे इस दुआ के साथ कि आप ख्याल रखिए अपना, और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज़।